नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं हाल ही में हुए एक मर्जर के बारे में। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के मर्जर के बारे में। क्या होता है मर्जर, क्यों मर्जर करने की ज़रूरत पड़ती है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं कंपनियों को, इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, जानते हैं एचडीएफसी बैंक की शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले एचडीएफसी ग्रुप एस्टैब्लिश्ड हुआ 1977 में। इनका कोर बिजनेस हाउसिंग फाइनेंस ही था। तो कैसे एचडीएफसी बैंक बन गया? एचडीएफसी बैंक के लिए 1990 में जब गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में बैंकिंग लाइसेंस दे रही थी, तब एचडीएफसी ग्रुप ने 1990 में अप्लाई किया। 1995 में इन्हें लाइसेंस मिला और एचडीएफसी बैंक एस्टैब्लिश्ड हुआ। दीपक पारेख जी के नेतृत्व में और आदित्य पुरी जी इनके साथ, इन दोनों ने मिलकर एचडीएफसी ग्रुप को इतना आगे ले गए कि ये आज एक बहुत ही रिस्पेक्टेड और वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप है इंडिया का। तो दोस्तों, दीपक पारेख और आदित्य पुरी जी के लीडरशिप में एचडीएफसी बैंक में कितनी कंपनियां ओपन हुई। देखिए, इनका जो बिजनेस है एचडीएफसी लाइफ, जो लाइफ इंश्योरेंस में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एचडीएफसी एएमसी टॉप 3 में आती है। एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस में अच्छा कर रही हैं। इनकी और भी कई सब्सिडरीज हैं, जैसे कि एचडीएफसी क्रेडिला, एचडीएफसी पेंशन, ये सभी बहुत अच्छा कर रही हैं। और इस पूरे ग्रुप का कंसोलिडेटेड नेटवर्थ देखें तो 15 to 16 लाख करोड़ जाता है। आइए जानते हैं एचडीएफसी के ग्रुप स्ट्रक्चर के बारे में। एचडीएफसी का ग्रुप स्ट्रक्चर मर्जर के पहले कैसा हुआ करता था, ये देखते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं इस मर्जर के पीछे का मेन रीजन क्या था। मेन रीजन आरबीआई के द्वारा निकाले जाने वाले रूल्स और रेगुलेशन में छुपा हुआ है, जो कि एनबीएफसी के लिए दिन पर दिन कड़े होते जा रहे हैं। एनबीएफसी के लिए बिजनेस करना काफी टफ बना दे रहे हैं। अब एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में एनबीएफसी कौन है? एचडीएफसी लिमिटेड एक एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और एचडीएफसी बैंक फुल फ्लेज्ड एक बैंक है जो सारे डिपॉजिट्स ले सकता है, लोन दे सकता है, कोई उस पर लिमिट नहीं लगी हुई है। एचडीएफसी लिमिटेड एक एनबीएफसी होने के नाते किसी भी तरह से डिपॉजिट नहीं ले सकता, तो वो लोन देने के लिए कैपिटल कहां से रेज करेगा? अब एचडीएफसी बैंक के पास तो कैपिटल रेज करने के सारे तरीके अवेलेबल हैं। सेविंग अकाउंट में जो डिपॉजिट आता है, फिक्स डिपॉजिट जो आता है, उसके बाद करेंट अकाउंट में जो डिपॉजिट होता है, और इस पर वो सिर्फ 3% ब्याज देता है, और करेंट अकाउंट पर तो ब्याज भी नहीं देता। और इस तरह एचडीएफसी बैंक सिर्फ 3% के आसपास में कैपिटल रेज कर लेता है। वहीं एचडीएफसी लिमिटेड जो एक एनबीएफसी है, उसे सिर्फ एक ही तरीका बचता है कैपिटल रेज करने का, और वो है बॉन्ड इशू करना। वो अपने कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू करता है, और वो कम से कम 6 से 7% पर होते हैं। 6 से 7% इंटरेस्ट उसे देना पड़ता है, तब जाकर वो अपने बॉन्ड इशू कर पाता है। ये एक अच्छी एएमसी है, ये एक अच्छी एनबीएफसी है, तब जाकर ये 6 से 7% में इशू कर पा रही है। जो एनबीएफसी का ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, वो कम से कम 10% तक बॉन्ड इशू कर पाती हैं। तो ये एक बड़ा रीजन था जिसके लिए ये मर्जर हुआ। तो अब मर्जर से क्या फायदा होगा? एचडीएफसी लिमिटेड जो एक एनबीएफसी है, अब एचडीएफसी बैंक उसमें मिल गया है, तो ये एक हो गए हैं। तो अब जो एचडीएफसी बैंक के डिपॉजिट्स पड़े हुए हैं, जो कैपिटल उन्होंने 3% पर रेज की हुई है, वो एचडीएफसी लिमिटेड लोन देने के लिए यूज कर सकता है। ये सबसे बड़ा फायदा एचडीएफसी को होने वाला है। ये मर्जर आरबीआई के रूल्स रेगुलेशन से बचने के लिए भी किया गया है। दोस्तों, इस एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक के मर्जर का इम्पैक्ट क्या होगा? पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा जाए तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक लिस्टेड कंपनी बन जाएगी, 3rd लार्जेस्ट बाय मार्केट कैप। इसके ऊपर सिर्फ आरआईएल और टीसीएस आते हैं। इसमें होगा क्या? एचडीएफसी लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स हैं, उन्हें 25 शेयर्स के बदले, अपने 25 शेयर्स के बदले 42 शेयर्स मिलेंगे एचडीएफसी बैंक के। एचडीएफसी बैंक में प्रोमोटर होल्डिंग 0 हो जाएगी, और इसमें 41% होल्डिंग एचडीएफसी लिमिटेड की रहेगी। इसके अलावा जो शेयर्स ट्रेड होते हैं, उसमें प्रोमोटर होल्डिंग 0 होने के कारण
FII, DII और पब्लिक ही 100% होल्ड करेगी। मर्जर होने के कारण इनका जो रिटेल और मोर्टगेज लोन का बिजनेस है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होने की उम्मीद है। इनकी बैलेंस शीट कंबाइंड कंसोलिडेटेड बेसिस पर 18 लाख करोड़ की होने का अनुमान है और इनकी नेटवर्थ 3.5 लाख करोड़ के आसपास हो जाएगी। बात करते हैं एडवांसेस एंड लोन बुक की। जो मर्ज्ड एंटिटी रहेगी उसके अंदर क्या स्थिति रहने वाली है। इनका 33% मोर्टगेज सेगमेंट में जाने वाला है, 24% कॉर्पोरेट एंड रूरल बैंकिंग में जाने वाला है। इसके अलावा रिटेल सेगमेंट में इनका 21% एंड कॉर्पोरेट सेगमेंट में 19% जाने वाला है। HDFC ग्रुप कंसोलिडेटेड बेसिस पर जब ये मर्जर हो जाएगा, जिसमें करीब करीब 18 महीने लगेंगे, उसके बाद इनकी बैलेंस शीट के कुछ आंकड़े कैसे रहने वाले हैं। इनका एनुअलाइज्ड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 40 to 45 करोड़ के आसपास रहने का अनुमान है। इनका जो EPS रहेगा वो ₹67 रहने वाला है। इनका जो बुक वैल्यू है वो 446 रहने का अनुमान है और जो वाइस चेयरमैन है केकी मिस्त्री, उनके अकॉर्डिंग ये जो डील हुई है ये पहले ही साल से लगातार अर्निंग को बढ़ा देने वाली साबित होगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं असेट लायबिलिटी मिक्स की। HDFC लिमिटेड को HDFC बैंक के मर्जर से क्या फायदा होने वाला है। एक्चुअली HDFC बैंक ना कुछ अच्छे कस्टमर्स को होल्ड करता है जो लॉन्ग टेन्योर के लोन लेते हैं HDFC बैंक से, जैसे कि होम लोन का टेन्योर काफी लंबा होता है। तो ये लोग जो कस्टमर होते हैं HDFC बैंक के, वो काफी समय तक HDFC बैंक से सेविंग अकाउंट या फिर इस तरह से होम लोन के बड़े टेन्योर से जुड़े होते हैं। आज HDFC लिमिटेड का क्या प्रोडक्ट है। HDFC लिमिटेड ज्यादातर अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लिमिट एक्सेट्रा इस तरीके के लोन, PL, ये कस्टमर्स को दिया करता है। तो अब ये क्रॉस सेलिंग कर सकते हैं HDFC बैंक के लॉन्ग टर्म कस्टमर्स को और ये लोग आसानी से इनकी बात मान भी जाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी HDFC बैंक से काफी सालों से जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड के लिए मोर्टगेज सेगमेंट के क्या इंपॉर्टेंस हैं। ये मर्जर ऐसे समय पर आया है जब मोर्टगेज सेगमेंट एक फास्टेस्ट ग्रोइंग लोन प्रोडक्ट बन चुका है। जहां 2009 में इस सेगमेंट की लोन बुक 5000 करोड़ की थी, वहीं आज ये 70,000 करोड़ तक पहुंच चुकी है, वो भी 24.5% CAGR के रेट से, जो वॉरेन बफे के एवरेज CAGR रेट 20% से भी कहीं ज्यादा है। आइए इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। ये जानते हैं कि HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड का मर्जर कब तक पूरा हो जाएगा। HDFC लिमिटेड HDFC बैंक में 41% होल्डिंग रखने वाला है। HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड का मर्जर लगभग 18 महीनों में पूरा होगा और हम आशा करते हैं कि HDFC के शेयर प्राइस में, HDFC बैंक के शेयर प्राइस में अच्छा खासा बूम आए आने वाले साल में, क्योंकि पिछले एक साल में क्रेडिट कार्ड पर इनका जो मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है क्रेडिट कार्ड इशुएंस, उस पर RBI ने बैन लगा दिया था जो 2021 अगस्त में हट गया, लेकिन फिर भी शेयर प्राइस ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया। 2020 में आदित्य पुरी साहब ने भी रिटायरमेंट दे दिया था, इस वजह से भी बोर्ड मेंबर्स में जब चेंजेस आते हैं तो शेयर प्राइस इतना कॉन्फिडेंटली मूव नहीं कर पाता है। तो हम आशा करते हैं कि HDFC आगे अच्छा करेगा। तो अब इजाजत लेते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।